गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की कक्षा में आज हम बात करेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। समाज, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रिया, ये समाजशास्त्र के 3 प्रमुख फैक्टर हैं। समाजशास्त्र में हम समाज की बात करते हैं, सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं और सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया। इन तीनों को विश्लेषित करने के क्रम में 3 प्रकार के सिद्धांत और उनसे संबंधित अवधारणाएं समाजशास्त्र में बनी हैं। अनुसंधान विधि, उपागम, परिप्रेक्ष्य की भिन्नताओं के बावजूद इन तीनों सिद्धांतों या विश्लेषणों का केंद्रीय संदर्भ जो है वो समाज और सामाजिक व्यक्ति रहा है। इसमें आप देखेंगे बृहद सिद्धांत मैक्रो थ्योरीज, फिर सूक्ष्म सिद्धांत माइक्रो थ्योरीज, और फिर आया एक मध्य अभिसीमा के सिद्धांत मिडिल रेंज थ्योरीज। ये 3 चलते हैं, मैक्रो, माइक्रो और मिडिल रेंज थ्योरी। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो है अपनी प्रकृति और परिप्रेक्ष्य के आधार पर ये सूक्ष्म सिद्धांत यानी माइक्रो थ्योरीज में आता है, क्योंकि इसका जो मूल है वो केंद्रीय संदर्भ और अध्ययन की विषय वस्तु जो है सामाजिक व्यक्ति है। एक इकाई के रूप में दिखता है और व्यक्ति जो है एक इकाई के रूप में लिया गया है इसमें, और ये अन्य व्यक्तिक इकाइयों के साथ मिलकर क्रमशः समूह, समुदाय और समाज का निर्माण करता है। अमेरिका में जॉर्ज हर्बर्ट मीड के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। वैसे वास्तव में देखा जाए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत के जो प्रणेता हैं वो ब्लूमर हैं। उन्होंने इस सिद्धांत को वैज्ञानिक धरातल पर रखा और फिर अंतःक्रिया सिद्धांत के क्षेत्र में उसके बाद मीड आए। मीड ने सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ब्लूमर ने 1973 में एक समाज वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में से प्रस्तुत किया था और कहा था व्यक्ति एक दूसरों की क्रियाओं का समान अनुकरण करने या उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के स्थान पर उनकी क्रियाओं में निहित संकेत और उनकी उपयोगिताओं का परिस्थिति विशेष के संदर्भ में विश्लेषण करता है। इसके आधार पर उन्होंने व्याख्या की थी। ये वास्तव में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद फिनोमेनोलॉजी की शाखा है। घटना विज्ञान जो हम पढ़ते हैं उसकी एक शाखा है और इसमें यह माना जाता है, इसके प्रणेता चाहे ब्लूमर हो, कोहन हो या मीड हो, इनका कहना है ज्ञान का आधार दैनिक जीवनचर्या जो हमारी दिनचर्या है रोज की, उसके मूल मानदंड, भाषा, उपयोग में लिए जाने वाले चिन्ह, संकेत जिनकी सहायता से व्यक्ति क्रियाओं और अंतःक्रियाओं के माध्यम से अपने जीवन के का संचालन निर्वहन करता है, उससे बनता है। हमारे जीवन में बहुत से संकेत होते हैं, वो संकेत हम समझ जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। फेसबुक में, व्हाट्सएप में आपके लोग बाग सेंटेंस नहीं लिखते, इमोजी बना देते हैं। उस इमोजी से हम इमेज कर जाते हैं कि वो हमसे हमारे ऊपर खुश है या हमसे नाराज है या हमारे प्रति उसकी अभिव्यक्ति क्या है। ये कुछ संकेत हैं। वो कहता है इन्हीं संकेतों के आधार पे जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया होती है ये एक समाज वैज्ञानिक का सिद्धांत है। इसको उन्होंने अलग अलग प्रकार से स्थापित किया है मीड ने और ब्लूमर ने। दोनों की थ्योरी अलग अलग है। ब्लूमर ने थोड़ा सा करा और मीड ने इसको, शुरुआत ब्लूमर ने करी और मीड ने इसको आगे बढ़ाया। वो कहते हैं इसमें कुछ तर्क और रणनीति पाई जाती है। ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत जो है तर्क और रणनीति है और इसमें मीड ने तो क्या करा, सेल्फ को उन्होंने इसकी घुटी बनाकर प्रतीकात्मक सिद्धांत का ताना बाना बुना है। ये जो आपके एस.एल. जोशी एक समाजशास्त्री हुए हैं और त्रिवेदी, इनकी किताब में उन्होंने लिखा है कि मीड ने सेल्फ की घुटी बनाकर प्रतीकात्मक सिद्धांत जो है उसका ताना बाना बुना है। और इस सिद्धांत की प्रकृति वो कहते हैं दार्शनिक मनोवैज्ञानिक अधिक है, समाजशास्त्री कम, लेकिन फिर भी समाजशास्त्र में इसको पढ़ा जाता है। मीड की एक बहुत फेमस किताब है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। मीड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने बहुत कुछ लिखा, छोटे छोटे लेख लिखते थे, व्याख्यान देते थे, लेकिन उनकी एक भी किताब नहीं है। बाद में इनके विद्यार्थियों ने इनकी किताब को संपादित किया है इनके लेख के आधार। तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी भी जो है इनके विद्यार्थियों के द्वारा संपादित बुक है जिसमें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत की चर्चा है। इसमें उन्होंने 4 चीजें बताई हैं। एक सेल्फ, स्व यानी सेल्फ,
दूसरा स्व अंतःक्रिया सेल्फ इंटरेक्शन, तीसरा स्व का विकास डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, और चौथा है प्रतीकात्मक अभिगम सिंबॉलिक मीनिंग। अभी चार को अपन को यहाँ समझना पड़ेगा। स्व मतलब बीट कहते हैं स्व की अवधारणा को उन्होंने अपना मेन आधार बनाया है। वो कहते हैं हर मनुष्य के भीतर सेल्फ होता है, स्व होता है, और कई बार हम स्व का अर्थ आत्मा से लेते हैं। सामान्य तौर पे स्व का अर्थ हम आत्मा से लेते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भले ही कितना भी हमारा मस्तिष्क कलुषित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, लेकिन भारतीय परंपरा में तो विश्वास है कि मनुष्य की आत्मा की तकनीकी शब्दावली में स्व सबसे ऊपर है। दार्शनिक स्व यानी आत्मा को परमात्मा का एक अंग मानते हैं, और हम दिन में कई बार चर्चा करते हैं कि अमुक काम करने से हमारी आत्मा नहीं मानती, इसलिए कई बार हम कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आत्मा भारतीय दर्शन में निरंतर है और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। इसी आत्मा के थोड़े बहुत हेर फेर के साथ मीड ने इसको स्व की धारणा रखी है। वो कहते हैं स्व जन्म लेने के बाद विस्तृत रूप से होता है। स्व ना तो हिंदू होता है ना मुसलमान, इस सबका स्व एक सा होता है। उसको उन्होंने कुछ उदाहरण देके बताया। उनका एक उदाहरण है कि जैसे नवजात शिशु, उसको सुई जब अगर अपन या कोई नुकीली चीज चुभोते हैं तो वो रोने लगता है। इस शिशु को उसकी माँ जब दूध पिला देती है तो रोना बंद कर देता है। ये उसका एक प्राकृतिक स्वरूप है, और ये स्व धीरे धीरे सेल्फ डेवलप होता है। बच्चा जैसे जैसे समझने लगता है, रोने पर वो जान जाता है कि मैं रोऊंगा तो मेरे प्रति लोगों का, परिवार के लोगों का अटेंशन होगा, मेरी देखभाल होगी, इसलिए वो हमेशा रोने लगता है और अपनी सुविधा के लिए वो रोता है। ये उसकी प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद स्व का सामाजिकरण होता है। कैसे वो अपने आस पड़ोस, गाँव, शहर, रिश्तेदारी में, शिक्षा दीक्षा में आता है, तो यहाँ पे वो धीरे धीरे उसमें ये स्व है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मीट कहता है स्व वास्तव में एक सृजनात्मक साध्य ऑर्गेनिज्म है, एक सृजनात्मक, ये सतत क्रियाशील रहता है, कभी रुकता नहीं है। इसको केंद्रीय रूप में वो एक सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस लिया है, क्योंकि स्व जब हमारा स्व जो अपने स्वयं के स्वयं से प्रति अंतःक्रिया करता है तो उसमें आप देखेंगे एक नई चीज निकलती है। मीट की स्व की अवधारणा वास्तव में इसीलिए कहा गया बहुत अर्थपूर्ण है। वे कहते हैं मनुष्य का स्व बराबर सृजनात्मक क्रियाशील है। इसमें स्व के तत्वों में सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक जैसे कोई चर नहीं होते। स्व की गतिविधि को ऐसा कोई चर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। सामाजिक, सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक अपने आप होता है। हम इन चीज़ों का खुद मूल्यांकन करते हैं, और इसको उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं वो मूल्यांकन नहीं कर पाते ना, वो बहुत छोटे रहते हैं। तो घर में अगर कोई गमी हो जाए, घर के सभी लोग रोध हो रहे हैं, लेकिन वो नवजात शिशु या छोटा बच्चा 1.5-2 साल का बच्चा रहता है, 3 साल का, वो उस स्व की दशा में भी किलकारी मारता है, हाथ पांव फेंकता रहता है। उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। समाज की वस्तु उसके लिए मीनिंगलेस होती है, बेमतलब होती है, उसको कोई मतलब नहीं। तो वो उसका भी स्व दूसरे परिप्रेक्ष्य में है। दूसरी अवस्था स्व की उन्होंने कहा कि मेरी, मुझे है। इस अवस्था में दूसरों के प्रति हमारी स्व की अभिवृत्तियां संगठित होने लगती हैं। मेरी अवस्था में स्व दूसरों से सीखता है और दूसरों की वस्तु, उनके मानक, मूल, भूमिकाओं को मेरी बना लेता है, अपनी बना लेता है। इसमें दूसरों की जो अभिव्यक्तियां होती हैं, मनोभाव जो होते हैं, वह स्व के अपने हो जाते हैं, और दूसरों के प्रभाव के कारण व्यक्ति में एक चेतना आ जाती है। अब यहाँ बच्चा समझने लगता है कि उसे समय पर सो जाना है, और उसे क्योंकि सवेरे स्कूल जाना है, तो आप देखेंगे एक समय के बाद बच्चा स्वतः सो जाता है, उसको माँ को नहीं सुलाना पड़ता, वो जानता है कि मुझे स्कूल जाना है कल। अब ऑनलाइन क्लासेस है तो बच्चे अपने आप सीखने लगे, ऑनलाइन में जानते हैं मोबाइल कैसे चलाना है, किस तरह से। ये स्व उसका मेरा बन गया है, वो समाज के मानक मूल्यों को अपना समझने लगा है। यहाँ पे उसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी निर्धारण को ये लोग कहते हैं कि एक प्रतीकात्मक है, ये अंतःक्रिया होती रहती हैं। इसमें मैं जो हमारा है समाज के संपर्क में जब व्यक्ति आता है तो उसका आई मी बनता है। मीड ने मैं और मेरा की परिभाषा की है। उसका कहना है मैं और मैं जो है मेरा बन जाता है। तो ये स्वतः, इसको 4 प्रकार से उन्होंने कहा है सामाजिकरण के रूप में, कि मनुष्य के स्व में मैं होता है, और जब सामाजिकरण किया जाता है तो सिलसिले से वो मेरा या मुझे मी में कन्वर्ट हो जाता है। अब उन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं जो अपन ने पहले चर्चा की थी। एक स्व की करी, अब दूसरा है स्व अंतःक्रिया, सेल्फ इंट्रैक्शन। इसमें वो कहता है मीट की जब बाहरी दुनिया में स्व पहुंचता है, व्यक्ति का स्व जब बाहरी दुनिया के साथ अंतःक्रिया करता है तो एक विवाद चलता है, बहस होती है। इस विवाद में स्व अपने तर्क देता है,
जैसे बच्चे का, एक भूखे बच्चे का शव आग्रह पूर्वक कहता है कि दूध नहीं मिला तो वह भूख से मर जाएगा। मीड कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो शव की प्रक्रिया है, समाज के अन्य लोगों के साथ जो है वो अंतःक्रिया इंटरेक्शन करता रहता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें उसने जो प्रतीकों की बात की है, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 100 के प्रतीक भी अपने आप उनकी सूची बढ़ती चली जाती है। तीसरी बात वो कहता है 100 का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। मीड ने कई उदाहरण दिए हैं, बोले कि 100 का विकास डेवलपमेंट तरह तरह से होता है। जैसे वो खेल कूद में 100 के विकास को वो उनने अलग अलग प्रकार से बताया कि जैसे जन्म लेने के 2 वर्ष के बाद तक बच्चा खेलकूद की प्रारंभिक अवस्था में होता है। इस अवस्था में सभी गतिविधियां बच्चे के लिए अर्थ, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, वो तो स्वतः खिलता रहता है। जब लोग प्रतीकों के द्वारा अंत्यक्रिया करते हैं तो बच्चा इन अंत्यक्रियाओं को के अर्थ को, मीनिंग को नहीं समझता, उसके लिए मीनिंगलेस है। अब वो धीरे धीरे इसके बाद जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, वह प्रतीकों को, सिंबल को समझने लगता है, भाषा का मतलब जानने लगता है, लैंग्वेज को जानने लगता है, रोटी और दूध का अर्थ समझने लगता है, रोटी क्या है, दूध क्या है, इसका मीनिंग। इस अवस्था में जो है बच्चा, वो कह रहा है कि जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो दूसरों की नकल करने लगता है। आपने देखा होगा बचपन में अधिकतर बच्चे खेल खेलते हैं। जैसे कोई बच्चा अध्यापक बन जाएगा, वो सब बच्चों को बैठा लेगा, बच्चों बैठो, या लड़की बैठ जाए, कहेगी मैं टीचर हूँ, मेरी बात सुनो, स्टैंड अप हो, ये करो, या कुछ करके। आजकल तो वीडियो में हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे क्या है वीडियो में करते हैं कि आप, मैं ये कर रहे हैं, आप इसका अनुकरण करिए, आप मेरी नकल करिए। आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे जो है टीचर, डॉक्टर जैसे बच्चे लोग खेल खेलते हैं। इन खेलों के पीछे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति दूसरों की भूमिकाओं को निभाना समझ जाता है, उनको अपनाना समझ जाता है, और इस खेल में एक साथ कई खिलाड़ी खेलते हैं, अकेला नहीं, कई खिलाड़ी खेलते हैं, और इनकी भावनाओं को बच्चा अपनाने लगता है। इसके बाद जो अगला क्रम आता है तो उसमें भूमिका, रोल, भूमिका एडॉप्शन का आता है। इसकी प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। इस तरह प्रतीकों की सूची भी निरंतर बढ़ती चली जाती है, और उसके प्रतीकों के जो लिस्ट है उसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक हाव भाव हमारे, उनका विस्तार होने लगता है। और आगे चल के जैसे जैसे व्यक्ति समाज का सदस्य होता है, उसके मानक, मूल, भूमिकाएं, परिस्थितियां वो समाज के अनुरूप अपनाने लगता है। इस तरह वो 100 के विकास में कहा, ये कहानी जो है वस्तुतः मीड ने प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया का जो सिद्धांत है उसका मूल आधार यही है। क्या? 100 के विकास की कहानी। फिर चौथी बात वो करता है प्रतीकात्मक अभिप्राय, सिंबॉलिक मीनिंग। हर प्रतिक्रिया का, हर सिंबल का एक मीनिंग होता है। मीड कहते हैं प्रतीक के अर्थ को, गेस्चर को से उसने उसकी परिभाषा ली है, संकेत से, गेस्चर से। संकेत का एक, वो कहते हैं एक प्रकार इशारा भी है, इशारा जो हम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हमको गुस्सा आता है, हम दांत भींचते हैं, भौहें चढ़ाते हैं, मुट्ठी बांधते हैं। तो ये जो है ना एक्शन जो है, ये संकेत के आधार पे जब हम झपटते हैं तो अगला समझ जाता है कि मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, आक्रमण का संकेत है। मीड ने कहा गेस्चर को परिभाषित करते हुए, संकेत को परिभाषित करते हुए मीड कहते हैं ये वे तथ्य हैं जिनका 100 ने आंतरिकरण किया है और एक ही अर्थ के ये प्रतीक हैं। अमुक संकेत का अर्थ समाज के सभी सदस्य एक समान, जैसे दांत भींच रहे हैं, भौहें चढ़ा रहे हैं, मुट्ठी बांध रहे हैं, तो पूरा समाज समझ जाता है कि अगला आदमी गुस्से में आक्रमण करने वाला है। आंख आप लाल पीली करते हैं तो उससे समझ जाते हैं हर लोग कि ये बहुत नाराज है, क्रोधित है, गुस्से में है। आंख फेर लेना यानी आप उपेक्षा कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। ये हर समाज में, खाली भारतीय नहीं, सभी समाजों में। अतः प्रतीक जो है एक तरह के संकेत हैं जो शारीरिक मुद्राओं में हो सकते हैं, हाव भाव में हमारे दिख सकते हैं, नाचने में, गाने में, भाषा में। आपने देखा होगा जो साउथ इंडियन नृत्य होते हैं, कथकली होती है, कुचिपुड़ी होती है, इन सभी में भाव भंगिमा जो रहती है, नृत्यिका की भाव भंगिमा रहती है, वो उसकी पूरी भाषा और उसके पूरी अभिव्यक्ति को उजागर कर देती है। और देखने वाला जो शास्त्रीय नृत्य का शौकीन होता है वो समझ जाता है कि ये क्या कहना चाह रही है। इसमें समाज के सभी सदस्य प्रतीक का एक समान, क्योंकि उनको मालूम है सभी के लिए एक समान अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ नहीं निकलता। और ये अर्थ जब समान हो जाते हैं तो संचार में खुलकर संकेत के काम में लाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक का एफ कहीं भी रहता है, हम समझ जाते हैं कि ये अगला व्यक्ति फेसबुक में अपनी बात कर रहा है, उसने मैसेज भेजा कि आप मुझको देखिए और एफ बना दिया, हम समझ जाते हैं कि फेसबुक में बात हो रही है।
व्हाट्सएप का एक मोनो है, तो उससे आदमी समझ जाता है कि व्हाट्सएप में बात करने को भूल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रतीक हैं। मीड ने यहाँ तक कहा है कि अगर हमारे जीवन से प्रतीकों को, सिंबल को अलग कर दिया जाए तो मनुष्य जो है पत्थर की मूर्त बन जाएगा, क्योंकि उसका ना कोई अर्थ होगा ना उसका कोई मनोभाव होगा। मूलतः अपन कह सकते हैं मीड का जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत है ये एक सौ और प्रतीक का मुहावरा है, मतलब एक मुहावरे के रूप में है, देख सकते हैं हम इसको। सौ और प्रतीक, सेल्फ और सिंबल का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब मनुष्य एक दूसरे के साथ बातचीत करता है तो वो प्रतीकों का प्रयोग करता है, क्योंकि प्रतीक के अर्थ को शारीरिक संकेत, हाव भाव के समान रूप में समझते हैं और उससे हमारे प्रभावपूर्ण संचार हो जाता है। लेकिन इस तरह का संचार इतना सरल नहीं है, जितना हम समझ रहे हैं उतना सरल नहीं होता। जब एक ही शब्द का अर्थ दूसरा निकलता है तो भाषा बदल जाती है। जब सारी संचार, तो उससे आप देखेंगे पूरी संचार प्रणाली गड़बड़ा जाएगी। मीड ने प्रतीकों की संचार पद्धति को बहुत कुछ समझाया, काफ़ी। वो सौ की भूमिका भी समझाते हैं, विस्तृत रूप में सत्य की व्याख्या भी करते हैं। कहते हैं व्यक्ति के सौ का विकास दूसरों की भूमिका को अपना लेने से होता है। इस भूमिका में वो कहते हैं दूसरों की अभिव्यक्ति क्रियाओं को व्यक्ति खुद की समझने लगता है, और इसका उनने कई बार इससे बात की है। लुई कोजर ने तो इसकी बहुत कहा कि वास्तव में मीड ने प्रतीकों को एक समाजशास्त्र में एक पकड़ दी है, प्रतीकों को एक प्रकार से समाज के लिए सोचने और समझने का विषय वस्तु बनाया। अर्नोल्ड रॉस कहते हैं, अंत्यक्रिया के जो जाने वाले विचारक हैं, वो कहते हैं मीड ने एक रास्ता दिखाई है, क्योंकि दूसरों की भूमिका को ग्रहण किए बिना हम प्रतीकों का विकास नहीं करते, और ये सदियों से चला आ रहा था, जिसको मीड ने एक बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो उसका प्रतिपादन किया है, वो वास्तव में एक अनुकरणीय सिद्धांत बन गया है। इसके बाद एक और है हमारे पास, वास्तव में प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद जो है एक बहुआयामी सिद्धांत है, जो हमारे रोज के दिनचर्या में होता है, और इसका कई विद्वानों ने इस पर चर्चा की है, और इसमें हम सभी को करना चाहिए। आज के लिए मित्रों इतना ही।